जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा लगभग खत्म हो चुका है। वसा थोड़ा सा बचा हुआ, पहले वसा का रिवीजन करते हैं। देखिए, वसा का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जो एनर्जी बच जाता है, जो ऊर्जा बच जाता है, उसका यदि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वह क्या बन जाता है? वसा। कौन सा वसा? वसा का सबसे शुद्ध टर्म को क्या है? ट्राइग्लिसराइड। और किससे बनता है? वह ग्लूकोज, यदि ग्लूकोज से बनता है। ऊर्जा निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज से होता है। और फैटी से एसिड एवं ग्लिसरॉल से होता है। यही सब ऊर्जा बनाने का काम करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, वही ऊर्जा को हम खपत नहीं कर पाएंगे तो वह क्या बनाएगा? ट्राइग्लिसराइड। अगर यदि वही ट्राइग्लिसराइड और अधिक हो जाएगा और ऊर्जा हम ज़्यादा ग्रहण करेंगे और ऊर्जा को खपत नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा होगा, तो उससे क्या हो जाएगा? वह ट्राइग्लिसराइड और ज़्यादा बनेगा और ट्राइग्लिसराइड क्या? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण ज़्यादा करेगा। ठीक है, अब देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हमारे शरीर में नुकसान भी करता है, फायदा भी करता है। और किस प्रकार, कितने प्रकार के लगभग कोलेस्ट्रॉल होते हैं? दो प्रकार के। एक एलडीएल लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल क्या चीज़ करता है? एलडीएल समझिएगा ध्यान से, ये जो हमारा एक तो समझ नस है, समझिएगा क्या है ये? नस है। नस मतलब ये सब है हम लोग, ये नस जो है ये सब, ठीक है, यही नस है। इसमें क्या करता है एलडीएल? जैसे कि देखिए, जो ब्लड जो होता है बॉडी में चारों सब जगह प्रवाहित होते रहता है। ये एलडीएल क्या करता है? ये धमनी में जा करके रास्ता को एक तरह से छेकता है। ठीक है, जो रास्ता इतना चौड़ा था उसके चौड़ाई को कम करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ब्लड को आसानी से जाने में दिक्कत होता है। जो इतना बड़ा रास्ता था वो रास्ता छोटा हो गया, मात्र इतना छोटा रास्ता हो गया, इसको जाने में दिक्कत होता है। दिक्कत होगा तो क्या होगा? एक तरह से हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ेगी। काहे कि हार्ट क्या करता है? ब्लड को भेजता है और उसको कठिनाई हो रहा है जाने में, तो भेज रहा है कौन? हार्ट। उसको समस्या होगा ही, उसको भी। ठीक है, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ता है। और इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल समझिएगा, कोई मोटर में लगा हुआ जो पाइप होता है, यदि उसमें पानी चल रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, इससे पाइप को जब बीच से यदि दबाते हैं तो क्या होता है? पानी का प्रवाह तेज होता है, बहुत दूर तक पानी जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो क्षेत्र था, जिस एरिया से वो पानी जा रहा था, वो एरिया को कम किए। एरिया को कम करेंगे तो क्या होगा? जितना छोटा सा क्षेत्र बचेगा वही क्षेत्र से पानी गुजरता है और वह क्या हो जाएगा? उसका प्रेशर बढ़ जाता है। सेम बात यही होता है। इसका एरिया इतना बड़ा था, एरिया हो गया छोटा। अब क्या होगा? उसी से गुजरना है सबको, तो क्या होगा? तेजी से गुजरना शुरू करेगा वहाँ से, तो क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक लगभग कंप्लीट हुआ था। और बता दे, देखिए एलडीएल जो होता है ये करता है, ब्लॉकेज करता है, और एचडीएल क्या करता है? इस ब्लॉकेज को हटाता है। कैसे? मतलब कि क्या करेगा? एचडीएल आएगा और ये जो जान व्यक्ति से रास्ता है इसको क्या करेगा? धीरे 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 क्या करेगा? इसको खत्म करने का काम करेगा। ये रास्ते को, ब्लॉकेज को खत्म करेगा तो ब्लड क्या होगा? आसानी से प्रवाहित होगा। इसका मतलब फायदा किस में हमको है? एलडीएल में या एचडीएल में? फायदा हमें एचडीएल में, एलडीएल में नहीं है, क्योंकि यह ब्लॉकेज कर रहा था, एचडीएल ब्लॉकेज को हटा रहा था। अब देखिए एलडीएल बढ़ता कैसे हमारे शरीर में? एलडीएल बढ़ने का मुख्य कारण होता है हम लोग जंतु वसा का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांस फैट का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांस फैट क्या चीज़ है वो बता दिए हम लोग। लिनसीड ऑयल जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बढ़ता है एलडीएल। और जंतु वसा में कौन कौन आता है? आपका दूध, दही, घी, ये सब जो है क्या है? जंतु वसा है। ये सब आपका एलडीएल बढ़ाता है। और वहीं एचडीएल जो होता है पादप वसा से बढ़ता है। पादप वसा में क्या? सरसों का तेल हो गया, कोई भी तेल है, सरसों का तेल, जैतून का तेल ले लीजिए, अलसी का तेल लीजिए, जिसको हम लोग चिकना या तीसी कहते हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा कि अलसी के बारे में, सूर्यमुखी का तेल ले लीजिए। ये सब क्या करता है? एचडीएल को बढ़ाता है। एचडीएल को बढ़ाता है इसमें उनको हार्ट अटैक जैसी समस्याओं को कम करता है। यदि कोई हार्ट अटैक का पेशेंट हो, उसको डॉक्टर क्या कहता है? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल खाइए। यानी क्या? सूर्यमुखी का तेल खाइए, सरसों का तेल खाइए, या एक तरह से आप जैतून का तेल खाए, इसका अलसी का तेल खाइए। ये सब उनको बोलता है खाने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक लगभग कंप्लीट हो चुका था आप लोग का। चलिए अब आगे जो है कुछ पॉइंट जो बचा हुआ था, वो बचा था क्या चीज़? कि घुलनशील वसा, वसा जल में नहीं घुलता है। घुलनशीलता के आधार पे बताना चाह रहे हैं। वसा क्या होता है? जल में नहीं घुलता। इसका मतलब क्या? जो इस तरह से पानी ले लीजिए, ठीक है, जल यानी पानी ले लीजिए, उस पानी में क्या कीजिए कि सरसों के तेल को डाल दीजिए। देखिएगा ऊपर ऊपर तैरेगा, वो घुलेगा नहीं। ठीक है, या यदि आप घी खाते होंगे, यदि हाथ में घी लग जाता है तो नॉर्मल पानी से धोइएगा तो वो क्या होगा? जल्दी धुलेगा नहीं। कारण क्या होता है? क्या कि वसा जो होता है जल में घुलता ही नहीं है। ठीक है, तो घुलता किस में है वसा? तो ये वसा जो है यह घुलता है किस में? समझिएगा ध्यान से, यह घुलता है बेंजीन में, यह घुलता है अल्कोहल में,
और यह किस में घुलता है आपका, क्लोरोफॉर्म में। अब देखिए यह जो वसा बेंजीन में, अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में जो घुल रहा है, ठीक है, इस चीज़ का हम लोग फायदा बहुत ज़्यादा उठाए थे कोरोना काल में। आप लोग को पता है कि कोरोना काल जैसे जब आया था, स्टार्टिंग हुआ था, प्रारंभ हुआ था, उस समय वैक्सीन का खोज नहीं हो पाया था, बहुत समय लग रहा था वैक्सीन में। लेकिन यह कोरोना क्या था, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था हम लोग पे। तत्काल उसके प्रभाव से बचने के लिए यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया कि जब पता चलता है कि वसा क्या होता है, एल्कोहल बेंजीन क्लोरोफॉर्म में क्या है, घुलनशील है। तो बताइए एक तरह से ऐसा क्या कॉन्सेप्ट हुआ जो कि वसा एल्कोहल में इससे घुलनशील है, तो हम कैसे फ़ायदा उठाएं, इस चीज़ के बारे में हम समझेंगे ध्यान से। देखिएगा इधर, चलिए देखिए, ये क्या है आपका कोरोना वायरस है, ठीक है, और ये क्या है देख सकते हैं 70% एल्कोहल। हैंड सैनिटाइजर, जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर देते हैं ना, ये एक तरह से बड़ा डब्बा है, इसी को छोटा डब्बा में डाल करके हम लोग क्या करते थे, स्प्रे कर देते हाथ पे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा गया, 70% एल्कोहल, मिनिमम होना चाहिए 60% एल्कोहल। 60% से यदि कम प्रतिशत का एल्कोहल है तो वह एल्कोहल क्या कर रहा था, कोरोना को नहीं मार पा रहा था। मिनिमम कितना होना चाहिए उसमें, 70% एल्कोहल होना चाहिए था। ये कोरोना को मार कैसे रहा था, इसका समझिएगा, इसमें कुछ ऐसा कमी होगा, तब वह अल्कोहल ही मार पा रहा था। देखिए हुआ क्या चीज़, इसका जो ये रिसेप्टर होता है ना, ये एंटीना जो होता है, ठीक है, यह वसा का बना होता है। किसका बना होता है, वसा का। ये रिसेप्टर करता है क्या चीज़ है, जैसे कि हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट में आया, ठीक है, या भोजन के माध्यम से आया, चाहे श्वसन के माध्यम से आया हो, या कोई कहीं पे कोरोना वायरस है, किसी एलिमेंट, किसी तत्व पे कोरोना वायरस है, हम उसको छुए, हमारे बॉडी में आया, किसी भी तरह से आएगा तो वह सब हमारे सेल में ही एक तरह से वो टच करेगा। क्या पूरा बॉडी में हर जगह जहाँ जाएगा उसको क्या मिलेगा, सेल। वो क्या करता है कि जैसे हमारा हाथ ये है, ठीक है, यहाँ पे सेल है, ये कोरोना वायरस से ये आया, आ करके क्या करता है, हमारे सेल का जो कोशिका है उसके साथ संपर्क करता है। कौन सटता है पहले कोरोना वायरस का, यही रिसेप्टर सटता है। ये क्या है, रिसेप्टर, यही सटता है। यह रिसेप्टर क्या करेगा, सट जाता है। सटने के बाद क्या करता है, जो हमारा कोशिका जो ऊर्जा बना रहा है उसको ले लेता है, जो प्रोटीन बना रहा है उसको ले लेता है, ठीक है। जो भी एक तरह से पोषक तत्व जो हमारा कोशिका बना रहा है, कोशिका के पास मौजूद है, वो सब कौन ले लेता है, क्या, कोरोना वायरस ले लेता है। ऐसे क्या हो रहा था कि हमारी जो कोशिका है उसकी मृत्यु हो जा रही थी, और यह क्या कर रहा था, सब ऊर्जा ले करके अपना डेवलप कर रहा था, 1 से 2, 2 से 4 एक तरह से डेवलप करते जा रहा था। अब प्रत्येक कोशिका उसका जो कोरोना का कोशिका जो डेवलप होता था, वो और नई नई कोशिकाओं से संपर्क करता था, क्योंकि एक तो डेड कर गया तो उसको छोड़ ही देगा, फिर दूसरा को करता था। इसी तरह से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रभावित कर रहा था कोरोना, ठीक है। अब हम लोग को एक तरह से जब उसके बारे में जब खोज किया गया तो ये पता चला कि इसका रिसेप्टर जो होता है ना, एल्कोहल का इसका रिसेप्टर होता है वसा का, ठीक है। और वसा क्या होता है, एल्कोहल में घुलनशील होता है। अगर यदि इसके रिसेप्टर को हम ख़त्म कर दे, ठीक है, तब यह काम नहीं कर पाएगा। अब इसीलिए हम लोग क्या किए कि अल्कोहल का इस्तेमाल करने लगे। अल्कोहल क्या है, सैनिटाइजर के रूप में क्या करते थे, हाथ में लगाते थे, ठीक है, हाथ में लगाए, पूरा बॉडी में हर जगह अक्सर इस्तेमाल करते थे, पूरा हाथ में लगाते थे। क्या हाथ में स्थित, देखिए हमारे बॉडी का जो सरफेस है ना, वहीं पर यह अल्कोहल काम करता है कोरोना को मारने के लिए, बॉडी के अंदर नहीं। लोगों को यह लगा कि अल्कोहल क्या कर रहा है, कोरोना को मार रहा है। तो अब देखे होंगे जब कोरोना काल में दिल्ली में लाइन लग गया था एक तरह से शराब के लिए, उनको लगा कि अल्कोहल पिएंगे तो हम कोरोना से बच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बॉडी के अंदर जो है अल्कोहल उसको मार नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका क्या हो रहा था, डाइजेशन हो जा रहा था अल्कोहल का। अब वह क्या कर रहा था, वो और ज़्यादा नुकसानदेह होता था। क्यों, क्योंकि देखिए अल्कोहल क्या करता है, आपका इम्यून पावर को क्या करता है, कम करता है, एंटीबॉडी को कम करता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है। वह आप एंटीबॉडी ही होता है जो आपको किसी बीमारी से लड़ने लायक बनाता है। आज जो शराब कंटिन्यू जो पिया उस समय, उसका क्या हुआ, एंटीबॉडी कम गया, इम्यून पावर क्या हुआ, कम गया। अब वह और ज़्यादा व्यक्ति वैसे सब मरे जो शराब का इस्तेमाल ज़्यादा किए थे उस समय, ठीक है। तो चलिए ये क्या हुआ कि जैसे हम हाथ में सैनिटाइजर लगाए थे, सैनिटाइजर लगाने के बाद जैसे ये क्या होता था, ये आकर के कोरोना वायरस सटता था, बस ये क्या होता है, इसका रिसेप्टर क्या होता था, घुल जाता था, मिल जाता था, रिसेप्टर कम नहीं करता था इसका, बस कोरोना क्या हो रहा था, ख़त्म हो जा रहा था। इसी सिद्धांत पे हम क्या कर रहे थे, हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल हम कर रहे थे। उसके बाद फिर वैक्सीन का खोज हुआ, टीका लगा, वो सोची प्रक्रिया आगे बढ़ा। चलिए अब हाँ एक और चीज़ बचा हुआ था, थोड़ा समय ध्यान से।
ये जो आप लोग को दिख रहा है ये क्या है? कैप्सूल है। आप लोग बहुत बार इस्तेमाल किए होंगे, अक्सर बीमारी में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग भी किए हैं, सभी करता है। देखिए ध्यान से, ये क्या चीज़ है? ये कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल का जो आवरण जो होता है, ठीक है, इसके अंदर में क्या है? दवाई है। यह जो कैप्सूल जो होता है उसके ऊपर क्या एक तरह से बक्सा नहीं होता, बक्सा के अंदर कोई सामान रखा हुआ होता है ना, एक तरह से बक्सा का काम करता है कैप्सूल। क्या इसका काम करता है? बक्सा। और उसके अंदर क्या रहता है? दवाई रहता है। ये जो कैप्सूल है बना किसका होता है? स्टार्च का बना होता है। किसका? स्टार्च का। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए बनता क्या क्या जैसे स्टार्च किस चीज़ में पाया जाता है? आपको बताए थे हम, आलू में पाया जाता है स्टार्च, पाया जाता है गेहूँ में, चावल में, ये सब में स्टार्च पाया जा रहा था, उससे बन रहा था यह कैप्सूल। और एक और तरह का देख रहे होंगे यहाँ पे, देखते हैं जो इस टाइप का जो कैप्सूल दिख रहा है आपको, इस टाइप का कैप्सूल जो दिख रहा है, ये जो होता है मांस या मछली के क्या होता है, एक तरह से उसके चर्बी से बनाया जाता है। तो इसको हम शाकाहारी कह सकते हैं इस कैप्सूल को, और इस कैप्सूल को क्या कह सकते हैं? मांसाहारी, ठीक है। और भर के अंदर में क्यों दिया जा रहा था? इसका यह कारण था कि यह इसमें जो भी है, जो भी दवाई होता है, वह क्या होता है? स्वाद का बहुत ज़्यादा कड़वा होता था, जिसके कारण क्या होता था कि वो हमारे जीभ पे गिरेगा तो वह बहुत ज़्यादा, अक्सर देखते हैं बच्चे लोग भी जो ना, यदि दवाई यदि कड़वा लग रहा हो तो उसको खाता नहीं, फेंक देता है। और यह इतना कड़वा आता है कि हम लोग नहीं खा पाएंगे, इसलिए क्या किया जाता है? इसको डायरेक्ट अंदर डाल दिया जाता है। या स्टार्च जो होता है, स्टार्च का पाचन हो जाता है, और उसके बाद जो दवाई है वह काम करता है। और कुछ होता है हाईली रिएक्टिव होता है, जैसे मुंह पर ग्रहण करेंगे उसी समय बहुत ज़्यादा रिएक्शन करना शुरू कर देगा, जो कि नुकसानदेह होता है। वो अंदर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में, जो कैप्सूल का जो होता है वो आवरण किसका बना होता है? तो वह बना होता है स्टार्च का, और चर्बी का भी बना होता है, ठीक है। लेकिन मांस मछली का भी बना होता है, उसका भी बनता है, लेकिन ये कम पूछा जाता है। चलिए, अब हम आगे आते हैं। आज जो टॉपिक जो चलेगा, नया टॉपिक है विटामिन का। विटामिन देखिए, विटामिन के बारे में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है हर हमेशा, और उसमें देखिए याद करने का हम कोशिश यह करेंगे कि आपको याद कुछ भी नहीं करने देंगे। याद रखिएगा, समय लगता है। देखिए, हमको एक तरह शॉर्ट पढ़ाना हमको अच्छा नहीं लगता है कि हाँ थोड़ा खींचे उसके बाद कहानी ख़त्म कर दिए, वो नहीं। हाँ, ऐसा है जो एक तरह से फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो जितना लॉन्ग जाएगा, लेकिन उसके बाद हर चैप्टर को एक तरह से कम हो जाएगा, हर चैप्टर कम होगा। क्या है? ताकि हमको जो भी कॉन्सेप्ट मिलता है, कि चाहे किसी भी चैप्टर का हो, अगर इससे संबंधित वो कॉन्सेप्ट मिलता है, उस कॉन्सेप्ट को हम पूरा ही करते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बताए वो अगला चैप्टर में बताएंगे, नहीं, यहाँ ही कंप्लीट कर देते हैं, ताकि उस चैप्टर में जाएंगे आपको सब कुछ एक तरह से जानकारी मालूम रहेगा। अगर यहाँ यदि हम समय लगा रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो वहाँ हमको समय बचेगा, बात वही हो जाएगा एक तरह से। यदि यहाँ हम शॉर्ट में खींच रहे हैं, फिर हमको वहाँ भी समय देना है। समय जब देना है तो यही कॉन्सेप्ट क्या है ना क्लियर कर दें, यही आधार पे हम चलते हैं। चलिए, अब विटामिन के बारे में, अब विटामिन समझिए ध्यान से। विटामिन के बारे में बारे बारे से आगे बढ़ेंगे, सुनिएगा। पहले जो भी वैज्ञानिक थे वो क्या करते थे? लगातार अपने प्रयोगशाला में शोध करते रहते थे, खोज करते रहते थे, ठीक है। उसी के संबंध में एक और वैज्ञानिक थे, कौन? लुनिन साहब। लुनिन साहब जब यह अपने जो उनका जो प्रयोगशाला था, वहाँ जब वह शोध कर रहे थे, खोज कर रहे थे, तो उसे एक नया तत्व मिला। क्या मिला उसको? एक नया तत्व मिला, ठीक है। देखिए, वैज्ञानिक सबको ये पता रहता है कि पहले यह तत्व का खोज हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो वो देखा कि एक नया तत्व खोज हुआ है, मिला है हमको, इसका पहले इसका कोई वर्णन नहीं किया, ठीक है। तो वो क्या किए लुनिन साहब? उस तत्व को लेकर के आए किसके पास? फंक साहब के पास। किसके पास? फंक साहब के पास। फंक साहब को बोलते हैं वो कि देखो ना, हम एक तत्व का खोज किए हैं, यह देखो एक नया तत्व है। तो ये फंक साहब भी देख करके बोले, हाँ बात तो सही है, एक नया तत्व है। तो ये फंक साहब सोचे कि हम भी उसमें कुछ नाम कमा लें। खोजकर्ता तो बन गए लुनिन साहब, ताकि हम भी उसमें नाम कमा लें। तो ये बोलता है कि हम उसका नाम रख दें। तो उस समय जो है ना, लुनिन साहब बोले कि ठीक है, रख दीजिए। तो ये क्या किए? उसका नाम रखे। उस तत्व का नाम क्या रखा गया इनके द्वारा? विटामिन। क्या रखा गया? विटामिन। फंक साहब जो है विटामिन का नामांकन करता है, खोज करता नहीं है। जो यह लुनिन साहब जो है, जो विटामिन है इसका खोजकर्ता जो है वो खोज करता है लुनिन साहब, ठीक है। और नामांकन जो है ना, नाम जो उसका लिखा रखा है, नामांकन क्या था? कौन? फंक साहब। यही कॉन्सेप्ट क्या हुआ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, ठीक है। आगे क्या बढ़ता है कि एक तरह से इसी के पास में रह रहे थे हॉपकिंस साहब।
हॉकिंस साहब इसको फंक साहब को बोलते हैं, भाई क्या बात है, रात में आप लोग बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर के से एकदम सीरियस रूप से चर्चा कर रहे थे। तो फंक साहब बोलते हैं देखिए ना, लुनिन साहब एक जो है ना तत्व का खोज किया है, वो एक अलग तत्व है जिसको हम क्या नाम रखें, उसका नाम हम विटामिन रख दिए हैं। तो ये बोलता है कि कौन सा दिखाइए हमको, ये भी दिखाता है फंक साहब इसको हॉकिंस साहब को। तो बोलते ठीक है, हॉकिंस साहब कहते हैं ठीक है, इस तत्व के बारे में हम जो है ना विशेष रूप से हम इसका व्याख्या हम करेंगे, इसके बारे में हम जो है ना प्रयोगशाला में जाकर के इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। तो ये बोलता है कि नहीं, सिर्फ आप ही नहीं, हम भी करेंगे। मतलब एक तरह से उधरों से फ़ायदा उठा लिया, या हॉकिंस साहब के साथ भी रह करके फ़ायदा उठाना चाह रहा है। तो ये क्या किए, फंक साहब और हॉकिंस साहब, ठीक है, ये दोनों क्या किया, एक तरह से इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी प्रदान किया हम लोगों के बीच। क्या जो एक तरह जानकारी दिया उसको, उसे क्या कहा गया, विटामिन थ्योरी कहा गया। ठीक है, उन्होंने विटामिन के बारे में कुछ थ्योरी दिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विटामिन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विटामिन थ्योरी जो दिया गया, विटामिन थ्योरी अब समझिए फिर से ध्यान से। पहले विटामिन का खोज कौन किए थे, लुनिन साहब, नाम कौन रखे थे, फंक साहब। उसके बाद उस विटामिन के बारे में व्याख्या किए, क्या है विटामिन, क्या करता है, नहीं करता, उसके बारे में पूर्ण रूपेण उसका जो है ना, उसके बारे में इंट्रोडक्शन कौन निकाले, दोनों मिलकर के, कौन, फंक साहब और हॉकिंस साहब दोनों। चलिए वह इंट्रोडक्शन क्या निकाला उसके बारे विटामिन के बारे में, उन्होंने बताया सबसे पहला यह देखिए, जब उसके बारे में जब अध्ययन किया तो उन्होंने यह बताया कि जो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट था ऊर्जा दे रहा था, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, एक तरह से बॉडी को बनाने का काम कर रहा था, कोशिका विभाजन करने का काम कर रहा था, वसा भी क्या कर रहा था, ऊर्जा देने का काम कर रहा था। तो यह जब इसके बारे में अध्ययन किए हॉकिंस साहब और फंक साहब, तो इन दोनों ने बताया कि जो यह विटामिन है यह हमको रोगों से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यह एक ऐसा तत्व है जो कि हमारे बॉडी में जो भी रोग होता है उसको नहीं होने देता है, अगर यदि यह उस मात्रा में रहे तब, जितना बॉडी को चाहिए उतना यदि है तो वह रोग नहीं होगा। अगर यदि हाँ वह कमज़ोर हो जाए, बाय द वे एक तरह समझिएगा ध्यान से, अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, जो एक तरह से आपको एक तरह से जैसे कि आपको एक तरह से कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वह अत्यधिक मात्रा में, तो उन्होंने बताया कि एक तरह से विटामिन एक तरह से हमारी बॉडी में रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। जो भी रोग हमें होगा अगर तब होगा वह रोग जब उस विटामिन का कमी होगा। अलग अलग विटामिन से अलग अलग रोग होते हैं, वह अगर सभी विटामिन हमारे बॉडी में रहेगा तो वह सभी रोग हमको नहीं होगा। इसके बारे में अलग अलग जो रोग था, अलग अलग विटामिन था, उसके बारे में आगे व्याख्या हम करेंगे। ठीक है, बस याद रखिएगा कि यह क्या करता है, यह हमें बीमारी से बचाता है। पहला का। दूसरा बात बताया कि यह इसका पाचन नहीं होता, क्या कि यह बहुत छोटा था। पहले भी हम बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यही तीनों का पाचन होता है। उसके बाद जो जल हो गया, विटामिन्स हो गया, उसके बाद जो मिनरल्स हुआ, इसका पाचन नहीं होता। जिसका पाचन नहीं होता वह ऊर्जा भी नहीं देता, इसका पाचन नहीं होता है, जिससे यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाता है। ठीक है, माने जो पाचन नहीं होगा उसका ऊर्जा प्रदान भी हमको नहीं कर पाएगा। तीसरा बात इन्होंने बताया कि यह सहायक आहार है, सहायक आहार है। मतलब क्या, एक हेल्पर के तौर पे है। क्या है ये, हेल्पर के तौर पर। विटामिन क्या है, सहायक आहार। यह करता है क्या चीज़, जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा खाते हैं उसको एक तरह से क्या, उसको संतुलन करने का भी काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या करता है, एक तरह से इसको कहा जाता है यह एक सहायक आहार है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विटामिन क्या है, विटामिन एक सहायक आहार है। चलिए इसे कम मात्रा में खाने की जरूरत है। कम मतलब इसका जो लिमिट जो होता है ना, कम होता है खाने का। ऐसा नहीं कि देखिए चावल दाल सब्जी हम खाते हैं, क्या करते हैं, ग्राम में खाते हैं, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम ऐसे खाते हैं। लेकिन नहीं, यह खाते हैं मिलीग्राम में। हाँ, लेकिन इसका जो लिमिटेशन है, चाहे मिलीग्राम है, बाय द वे से 50 मिलीग्राम है तो 50 ग्राम आपको खाना पड़ेगा, 50 मिलीग्राम आपको खाना
पड़ेगा, अन्यथा क्या हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। इसका जो लिमिटेशन है उतना तक खाना पड़ेगा, कम ही खाना, लेकिन उतना लिमिटेशन आपको पूरा करना है, अन्यथा आप क्या हो जाइएगा, बीमार। क्योंकि यह क्या करता है, बीमारी को दूर करता है। जो बीमारी को दूर कर रहा है वही हो जाएगा कमजोर, तो बीमारी तो हावी आपके हो ही जाएगा ना, बस यही दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे यह प्रक्रिया और बढ़ा, धीरे धीरे और सब जो भी वैज्ञानिक थे उसको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, धीरे धीरे फैला इस बात को, विटामिन क्या चीज़ है इसके बारे में सब जानना चाहा। जो भी वैज्ञानिक, अलग अलग वैज्ञानिक थे, वह क्या किए, अपने अपने प्रयोगशाला में अलग अलग तरह से उसके बारे में शोध करना शुरू किए। जब सभी वैज्ञानिकों ने एक तरह से अलग तरह से शोध किए, उसके बाद उनको एक तरह से अलग अलग विटामिन के बारे में पता चला। कुल मिलाकर के सभी वैज्ञानिक 6 प्रकार के विटामिन का खोज किए। तो अब देखिए 6 प्रकार के विटामिन का खोज हुआ, तो सब उसको अलग नाम क्या रखना है, तो वो लोग ये सोचे कि आगे के जो भी स्टूडेंट्स है उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, याद आराम से हो जाए, एकदम शॉर्ट में छोटा छोटा रूप में एक तरह से उसका नाम रखिए जो कि आराम से सबको याद हो जाए। तो उन लोगों ने डिसीजन लिया कि यह इसका नामांकन जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD पे रख दीजिए। क्या हुआ, देखिए कुल 6 विटामिन का खोज हुआ। इसका नामांकन अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर किया, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर क्या किया इसका नामांकन किया लोग कि शुरू से 6 गो था ना, शुरू से ABCD 5 गो लिखा, ABCD 5 गो लिख दिया। उसके बाद अंतिम में क्या दे दिया, के दे दिया। 5 गो लगातार लिख दिया, एगो अंतिम में के दे दिया, बस आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, शुरू से क्या किया, 5 गो दे दिया, ABCDE 5 गो हो गया, पता नहीं कंटिन्यू, ABCDE 5 गो हो गया। उसके बाद अंतिम में क्या दे दिया, के दे दिया, 6 गो टोटल विटामिन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फिर और अध्ययन चला। अध्ययन तो रुकता थोड़ी है, कोई चीज़ का एक नया खोज होता है, सभी वैज्ञानिक उस पर टूट जाते हैं कि हमको भी एक तरह से दुनिया में कुछ खोज करके हमको भी देना है ताकि दुनिया हमको भी जाने, और इसके बारे में रिसर्च होना शुरू हुआ। तो आगे जब रिसर्च शुरू हुआ तो बताया गया कि विटामिन जो होता है ना, इसमें से भी 6 गो है ना, 6 प्रकार के, इसमें से 2 गुण वाला है। 6 में से क्या है कि 2 गुण वाला है। तो 2 गुण वाला कौन कौन गुण वाला है, देखिएगा ध्यान से। पहले देखिएगा विटामिन कौन कौन था, ABCDE और के। ये 6 विटामिन में क्या था, 2 प्रकार का गुण था। कुछ विटामिन थे जो वसा में घुलनशील थे, फैट सोल्यूबल। ठीक है, कुछ विटामिन थे जो जल में घुलनशील, यानी वाटर सोल्यूबल। ठीक है, कुछ वसा में घुल जा रहे थे, कुछ जल में घुल जा रहे थे। याद करने के लिए इसी 6 में से कुछ था जो कि जल में घुल रहा था, कुछ वसा में घुल रहा था। याद करने के लिए नॉर्मली एक तरह से याद रखिएगा। ठीक है, कि क्या याद रखना है आप लोग को कि ब्यूटीफुल और क्यूट, अक्सर देखते होंगे लड़कियों के बारे में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जो ज़्यादा सुंदर है। ठीक ना, उसके लिए क्या किया जाता है, 2 वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि ब्यूटीफुल और थोड़ा जो प्यारी लगती है देखने में, उसको क्या कहा जाता है, क्यूट कहा जाता है। अगर यदि आप इस ब्यूटीफुल और क्यूट लड़कियों के फेर में रहिएगा, ठीक ना, तो आपको पानी में मिला देगी। एक अच्छे व्यवहारशील व्यक्ति के पीछे पड़िए, जो कि आपके लाइफ के लिए, आपके परिवार के लाइफ के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। और इस सब के फेर में रहिएगा, ब्यूटीफुल और क्यूट लड़की के फेर में रहिएगा, तो वह आपके लाइफ को एकदम पूर्ण रूप में एक तरह से पानी मिला देगी, यानी बर्बाद कर देगी, क्योंकि उसका एक से कनेक्शन नहीं होता है, उसके पीछे बहुत लगा रहता है। ठीक है, तो इसलिए ब्यूटीफुल के फेर में नहीं रहना, ना ही क्यूट के फेर में रहना। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ से इसके फर्स्ट वर्ड को लिए, इसका फर्स्ट वर्ड को लिए, यानी ब्यूटीफुल क्यूट में से फर्स्ट वर्ड लिए, तो क्या निकला, बी और सी। तो इसका मतलब समझिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी की हुआ, जल में घुलनशील हो गया। बचा अब कौन, A, D, E और K।
अब जो बच्चा सब इधर चला आएगा, A D E और K, यहाँ हो गया, आराम से याद हो जाएगा। याद रखिएगा, ब्यूटीफुल और क्यूट लड़कियों को फिर मेरे याद क्या हो जाएगा, पानी में मिल जाइएगा, यानी बर्बाद हो जाइएगा। और जल में घुलन से, जल मतलब क्या होता है, पानी होता है ना, ठीक है। चलिए, अब क्या फ़ायदा है या नुकसान है, कोई अगर यदि जल में घुलनशील है तो क्या दिक्कत देगा, क्या फ़ायदा होगा, कोई यदि वसा में घुलनशील है तो क्या दिक्कत देगा, क्या फ़ायदा देगा। चलिए, यह वसा में घुलनशील है ना, वसा में घुलनशील है तो क्या होता है, यह वसा उत्तक के, वसा उत्तक में होता है, घुलनशील होता है। यह क्या हो गया, यह वसा उत्तक में क्या होता है, घुलनशील होता है। वसा तो वसा उत्तक, उत्तक मतलब क्या हो गया, वसा का ही उत्तक है ना, मतलब क्या होगा कि वसा वाली कोशिकाओं की बहुत ज़्यादा ढेर संख्या को क्या कहते हैं, वसा उत्तक कहते हैं, ठीक है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिका वैसा होना चाहिए जिसका कार्य एक जैसा, यानी सब वसा वाला कोशिका है तो उसको हम उत्तक कह सकते हैं, ठीक है। अब यह क्या आता है, यह जल में घुलनशील होता है। सेम बात है। देखिए, उसके बाद अगर ये देखिए, यह वसा उत्तक के पास होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, हर जगह वसा का उत्तक है, त्वचा के नीचे हर जगह, हर जगह है। अब क्या होता है कि हर जगह है तो इसका मतलब हर जगह आपको A D E और K मिल जाएगा। क्या वसा उत्तक के पास क्या होता है, घुलनशील होता है, यह विटामिन A D E और K। तो अब क्या होगा, आपको हर जगह मिल जाएगा चीज। वहीं अगर यदि यहाँ के वसा उत्तक के पास का विटामिन A खत्म हो जाता है तब क्या करेगा ये, तब इसके पास उपाय है। जैसे कि हर जगह है ना विटामिन ए, तो A D E की हर जगह होगा, क्या हर जगह त्वचा, हर त्वचा में क्या है, एक तरह से यह वसा है, और वसा के पास तो A D E के क्या होगा, जमा होगा ही। लेकिन अगर यदि वहाँ पे घुलनशील रहता है, वहाँ मौजूद रहता है, अगर यदि वहाँ घट जाएगा तब क्या होता है, ध्यान से सोचिएगा। यह बॉडी में या शरीर में ज़्यादा होने पर लीवर के पास जमा होता है, ठीक है। बाद में हम क्या किए, विटामिन A D E और K ये क्या किए, बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं और हमारा बॉडी खपत नहीं कर पा रहा है उसका, तो वो क्या करेगा, उसको कहाँ दे देगा, लीवर के पास जाकर के जमा कर देगा। आपको बताए थे एक्सटर्नल चीज़ क्या होता है, वह लीवर के पास जमा होता है, मैक्सिमाइज सब चीज़, कार्बोहाइड्रेट भी जमा हो रहा था, प्रोटीन भी जमा हो रहा था, वसा भी जमा हो रहा था। उसी तरह से विटामिन में कौन, A D E और K कहाँ जमा हो जाता है, वह लीवर के पास जमा हो जाता है। जब भी किसी बात भी, ठीक है, हमारे पैर की कोशिकाओं को कमी हो गया विटामिन D का, ठीक है, वहाँ के बोन को, हड्डी को विटामिन D का कमी होगा तो वहाँ का हड्डी लीवर को बोलेगा, भाई आपको दिए थे रखने के लिए, दीजिए हमको, तो लीवर उसको दे देगा विटामिन D। पैर में जो हड्डी का समस्या था वो कम हो जाएगा। बात भी ठीक है, वहाँ के एक तरह से किसी, हमारे यहाँ की कोशिकाओं को विटामिन A का कमी है, अब ये क्या करेगा, यहाँ की कोशिका मांगेगा, भैया विटामिन A दीजिए हमको, तो लीवर इसको विटामिन A दे देगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज है या जमा है या भंडारण है, ठीक है। लेकिन यह जो होता है, यह जल में घुलनशील होने के कारण इसका भंडारण नहीं होता है, इसका भंडारण या जमा जो होता है, जमा नहीं होता, ठीक है। अब जमा नहीं होता है तो होता क्या चीज़ इसका, समझिएगा ध्यान से। ये क्या होता है, जैसे कि विटामिन B और C जिसे खाएं, जिससे जो भी सब्जी से, फल से प्राप्त होता है विटामिन B और C, वह जिससे आप ग्रहण कीजिएगा ना, वह क्या होता है, वह जल में घुलनशील होता है, जल में घुल गया, ठीक है। और वह जितना बॉडी में जितना भी कोशिका के पास है वह जल के माध्यम से जाएगा, ठीक है। और फिर वह क्या होता है कि पेशाब के रास्ते से वह क्या होता है, बाहर निकल जाता है, वह जमा नहीं होता है, जल के माध्यम से सभी कोशिका के पास जाएगा। जल मतलब क्या, ब्लड के माध्यम से जाएगा, ब्लड में क्या है, जल है, और जल में क्या घुलनशील है, विटामिन B और C है, उस माध्यम से सभी कोशिका तक जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, फिर वह पेशाब के रास्ते से वह बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पेशाब का क्या है, वह जल ही है, पानी ही है, ठीक है। उसमें भी क्या होगा, विटामिन B C होता है। पूछा जाता है कि जो है ना, मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो बोलिएगा क्या, विटामिन B और C किस में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। उसका भंडारण जो नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें अक्सर विटामिन B और C का कमी होता है, और इसका इस्तेमाल हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा,
यदि इसका इस्तेमाल कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह कमी हो जाएगा। ठीक है, इसे हमें रोज़ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए विटामिन ए डी ई के क्या होता है, जमा होता है ना, इसे प्रतिदिन खाने की ज़रूरत नहीं है। डीजे का गाड़ी आ गया था, इसके कारण अभी थोड़ा देर के लिए ब्रेक करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इसको क्या होता है, इसे प्रतिदिन खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास जमा होता है। ठीक है, जो जमा होता है उसको प्रतिदिन क्यों खाएं, का एक्स्ट्रा है तो वो जमा है, फिर उसको फिर खाना है, अन्यथा ये जमा ही रह जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना है कि ज़्यादा जमा भी नहीं रखना, उसको भी खाना है। ठीक है, जिसके कारण को इसको प्रतिदिन अगर दिखाएंगे तो वो तो जमा होते चल जाएगा लीवर के पास। इसलिए यदि नहीं भी खाते हैं प्रतिदिन तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हाँ इसको प्रतिदिन खाना है। इसको प्रतिदिन इसलिए खाना है क्योंकि प्रतिदिन एक तरह से होता है कि पेशाब के माध्यम से बहुत ज़्यादा जो विटामिन बी और सी होता है वह क्या होता है, बाहर निकल जाता है। चलिए इसे प्रतिदिन खाने की ज़रूरत है। और यही जो शराब पीता है, ठीक ना, उसको और ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर देखते जो भी शराब पीता है उसको पेशाब क्या होता है, बार बार करना पड़ता है। या क्यों करना पड़ता है यह हम आपको बताएंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, यह हार्मोन चैप्टर जब पढ़ाएंगे उस समय हम आपको बताएंगे आखिर यह क्यों एक्सरसाइज करता है। ठीक है, कुछ हार्मोन जो होता है वह क्या करता है कि हमारे शरीर में एक तरह से जो जल होता है, जल को एब्जॉर्ब करके रोक के रखने का कार्य करता है। लेकिन जो आप शराब पीते हैं, शराब से क्या होता है कि वह क्षमता क्या होता है बॉडी का कम जाता है, जिसके कारण क्या होता है बॉडी से जो जल होता है वह अधिक मात्रा में बाहर निकलना शुरू होता है। इसलिए क्या होता है, शराब पीने वाले व्यक्ति उसको ज़्यादा पेशाब लगता है। अब ज़्यादा पेशाब कर रहे हैं तो क्या होगा, ज़्यादा विटामिन बी और सी खो रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, विटामिन बी और सी का कमी होगा ज़्यादा आपको। ठीक है, चलिए इसी में कुछ जो टॉपिक है, कुछ नोट पॉइंट है यहाँ समझाते हैं, एग्जाम से रिलेटेड नहीं लेकिन समझना जरूरी है। देखिए कोई भी जब सब्जियां हैं, कोई भी फल है, उसको क्या करना है कि जो बाहर से सिर्फ धोइए, ऐसा नहीं कि काट करके उसको धोइए। काट के धोने के बाद क्या होता है, उस जल में क्या होगा, विटामिन बी और सी जो है वह उस जल में घुल जाएगा, उस जल में घुल जाएगा। और क्या करते हैं, क्या उस जल को रखते हैं आप, नहीं, उसमें जो आलू जिसे काटने के बाद धो दिए, सिर्फ आलू उससे निकाल लेते हैं और उस पानी को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो जो आलू का जो विटामिन बी जो था वह क्या था, पानी में घुल गया था और उस पानी को आप फेंक दिए, इसका मतलब विटामिन बी को फेंक दिए। अब आलू में जो और सब पोषक तत्व उसी को खाइएगा, जैसे स्टार्च है तो स्टार्च को आप खाइएगा, बी को तो खो दिए। उसी तरह से जो चावल होता है, चावल को क्या करते हैं, बार बार ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, एक बार धोए, दो बार धोए, बात खत्म है। अब ज़्यादा धोइएगा तो उसका विटामिन बी क्या होगा, वो पानी में मिल जाता है, उस पानी को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो विटामिन बी को तो अब फेंक ही दिए, अब खाएगा। और एक कंडीशन होता है कि जो कुकर में जो हम लोग खाना बनाते हैं उसमें क्या होता है, आपका विटामिन बी सुरक्षित रह जाता है। वही अगर यदि विदाउट कुकर आप लोग बनाते हैं खाना, जैसे चावल बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका जो मांड होता है, मांड को हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसी मांड में क्या होता है, विटामिन बी होता है, क्योंकि वह तो जल में घुलनशील होता है और जल में घुल जाता है। और उस मांड क्या होता है, जल होता है, उस मांड को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, विटामिन बी को भी फेंक दिए। और कंडीशन होता है कि जैसे आलू को जो आप उसनते हैं, पानी में उसनते हैं, पानी में उसनने के बाद क्या करते हैं, उस आलू का सब्जी बना लेते हैं। लेकिन जो पानी में जो उसने उसको जो खौलाए, उसको जो गर्म किए, वह क्या, जितना विटामिन बी था सब चल गया पानी में। और उस पानी को क्या करते हैं, आप फेंक देते हैं, आलू को लेते हैं। तो आलू के लिए सिर्फ जो स्टार्च बचा था वही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसमें विटामिन बी तो उसमें भी आप खत्म कर दिए। हाँ, एक उपाय है, आलू को उबाल भी लीजिएगा, विटामिन बी भी बच जाएगा। जैसे कि आप दाल में दे दीजिए आलू को, दाल में आलू को देते हैं, कितनों उसनेगा, कितनों गर्म होगा, कितनों भी खोलेगा, तो पानी किस में जाएगा, दाल में जाएगा। तो दाल में वह सुरक्षित रह जाएगा, आपका विटामिन बी रह जाएगा। या आप चावल में भी दे सकते हैं, चावल में भी दीजिएगा तो विटामिन बी चावल में रह जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा, कोई भी सब्जी है उसको काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, पहले आप धो लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर धोते हैं तो क्या होता है, विटामिन जो कोई फल है, विटामिन बी और सी से आप हाथ धो लेते हैं, यानी वो ख़त्म हो जाता है आपका। ठीक है, और विटामिन बी और सी के बारे में और पढ़ाएंगे और उसके बारे में और व्याख्या करेंगे। विटामिन बी का ही सबसे पहले जो क्या बोले थे, विटामिन की कमी होगा तो क्या होगा, रोग होगा। विटामिन बी की कमी से ही जो रोग जिससे होता है, बेरी होता है, सबसे पहले खोजा गया रोग बेरी है। ठीक है, आज जिसको विटामिन बी का कमी होता था, जैसे पता चलता डॉक्टर को विटामिन, इसको बेरी रोग है, तो इसका मतलब विटामिन बी का कमी है। उसको क्या किया जाता था, जो धान होता है ना,
चावल चावल जिससे निकलता है, उस धान को क्या करता था, पानी में फुला देता था। अब बस वो जो पानी जो बचता था, वो पानी को क्या करता था, उसको पिला देता था। क्या है, विटामिन बी क्या था, जल में घुलनशील था। वह धान में क्या था, विटामिन बी की अधिक मात्रा थी, और वह मात्रा किस में चलाया, जल में। उस जल को पिला दिया, हमारे उसके बॉडी में क्या है, विटामिन बी की कमी था। अब जल पिलाया, उसमें विटामिन बी भरा हुआ था, तो जिससे बॉडी में गया तो विटामिन बी की कमी को ख़त्म कर दिया, अधिक हो गया, वेरी वेरी रोग ठीक हो गया। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट पहले चलता था। चलिए अब हम क्या करते हैं कि दो तरह का हमको मिल चुका है विटामिन, एक वसा में घुलनशील मिल चुका है, एक जल में घुलनशील मिल चुका है। याद करने के लिए हम आपको बताए हैं, ब्यूटीफुल और क्यूट लड़कियों के फिर में रहिएगा तब पानी में मिल जाएगा, यानी बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो बचा ए डी ई के इधर आ गया। चलिए अब हम स्टार्टिंग करते हैं वसा में घुलनशील से। कौन कौन, पहले ए ख़त्म करेंगे, फिर डी, फिर ई, फिर के, ये ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे जल में घुलनशील में। पहले वसा में घुलनशील जो है उसका हम कहानी ख़त्म करते हैं। तो कहानी कौन कौन था, वसा में घुलनशील था, ए था, डी था, ई था और के था। स्टार्टिंग हम ए से करते हैं। चलिए विटामिन ए, विटामिन ए। चलिए विटामिन ए जो है, देखिए इसका बहुत ना, तो नाम में ही बहुत कुछ का काम छुपा हुआ रहता है। तो विटामिन ए का देखिए आपको याद क्या क्या चीज़ करना, आप समझिएगा ध्यान से। जैसे सोचिएगा, पहले उसका रासायनिक नाम क्या है, कोई भी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है ये पूछा जाता है। और क्या याद करना है, जैसे विटामिन ए हमको रोग से सुरक्षा प्रदान करता है, इसका मतलब हम बॉडी में विटामिन ए भरा पूरा रहेगा, कमी नहीं होगा, तो हमको कौन सा रोग नहीं होगा, कौन कौन से इस बॉडी के अंग को यह फायदा देगा यदि हम विटामिन ए भरपूर मात्रा में खाएंगे। पहले ये चीज़ होगा। उसके बाद अगर यदि भरपूर मात्रा में नहीं खा रहे हैं तो कौन सा रोग होगा। भाई ठीक है, हम भरपूर मात्रा में खा रहे हैं तो यह कोई भी रोग है जिससे कि हमको नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, कम खाएंगे तो वो रोग हो जाएगा। बस यही सीखना है, किसमें किसमें पाया जाता है विटामिन ए, उसका स्रोत क्या है, और ये बस 3-4 कॉन्सेप्ट है, इसमें सीखना है। चलिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह है रेटिनॉल। इसके नाम से तो कुछ काम पता चल रहा है, रेटिनॉल यानी रेटिना। रेटिना क्या होता है, वह आँख में जो सूर्य का प्रकाश, चाहे कोई भी प्रकाश जो जाता है, क्या तो उसका फोकस कहाँ बनता है, रेटिना पे ही बनता है। ठीक है, उसी कारण से हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। इसका मतलब यह होगा कि यह जो विटामिन ए होगा ये हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। यदि ए बहुत अच्छा से खाएंगे तो हमको आँखों से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगा। इसका नाम ही बता रहा है, रेटिनॉल, यानी रेटिना से संबंधित होगा, यह आँखों के लिए फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। चलिए देखिए यह फ़ायदा क्या चीज़ देता है, याद ऐसे डायरेक्ट ले सकते हैं हमको। फ़ायदा क्या चीज़ देता है, फ़ायदा क्या देगा कि हमें आँखों से संबंधित रोगों से सुरक्षा। आँख से संबंधित जो भी रोग होगा उससे क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, पहला। दूसरा, त्वचा से संबंधित रोगों से सुरक्षा। त्वचा से संबंधित मतलब त्वचा ना, तो ये सब बाह्य, ठीक ना, बॉडी को बाह्य एक लेयर है, यह क्या है, त्वचा है। ठीक है, इसमें जो भी बीमारी होगा उससे सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसा नहीं कि बाहरी लेयर ही नहीं, हम जैसे मुंह भोजन ग्रहण किए, हमारे जो आहार नाल एक तरह से है, इसके बीच में जो पाइप जो है जिससे भोजन यहाँ से पेट तक आता है, उसके अंदर का जो लेयर जो होता है, उसके दीवारों का लेयर जो होता है, वो भी उसका भी क्या करता है, यदि विटामिन ए आपकी बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में है तो वह भी आपको क्षतिग्रस्त नहीं होगा, उसमें भी कोई तरह की बीमारी नहीं होगा। क्या किया, त्वचा संबंधित रोगों से सुरक्षा। तीसरा क्या करता है, संक्रमण से बचाता है, संक्रमण से बचाता है, संक्रमण किसको कहते हैं, अगर यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग है, वह रोग उसके माध्यम से हमारे अंदर चले आए, उसको क्या कहते हैं हम, संक्रमण। जैसे कहते हैं टीबी किसी को है, अगर उसके साथ ज़्यादा रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसके साथ ज़्यादा बात करेंगे तो क्या हो सकता है, वो हमको हो सकता है। वायरस भी क्या था, एक संक्रमण रोग था, किसी को एक जैसे कोरोना वायरस जो था, किसी को कोरोना हुआ है तो उससे हमें भी हो सकता है।
इस वह रोग एक तरह से जो किसी दूसरे व्यक्ति को है और उसके माध्यम से हमारे अंदर आ जाए, उसको क्या कहते हैं हम? संक्रमण। ठीक है, अब देखिए यह क्या करता है? संक्रमण से बचाता है। यह कैसे बचाता है समझिएगा ध्यान से। यह करता क्या है? हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या करता है? यह एंटीबॉडी का निर्माण करके यह संक्रमण से बचाता है। चलिए हम इसके बारे में बताएंगे कि एंटीबॉडी क्या चीज़ है। ठीक है, अगर यदि आप संक्रमण होने से बच जा रहे हैं, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बहुत अधिक है, इसका मतलब क्या है? आपका इम्यून पावर अधिक है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके बॉडी में अधिक है। ये सब चीज़ के बारे में समझिए ध्यान से, बताएंगे संक्रमण बचाता है उस समय। पहले चले जाते हैं आँखों से संबंधित रोगों से सुरक्षा। यह कैसे करता है, यह क्या करता है, इसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे बाद में। ठीक है, यह फ़ायदा इतना चीज़ का दे रहा था कब? जब विटामिन ए हम बहुत भरपूर मात्रा में खा रहे थे। अब यदि हम विटामिन ए भरपूर मात्रा में हम नहीं खा रहे हैं तो क्या होगा? यही सब चीज़ संबंधित रोग हो जाएगा। ये सब चीज़ से बचा रहा था, ये सब चीज़ से हमको बचा रहा था विटामिन ए। यदि विटामिन ए नहीं खाएंगे तो यही संबंधित रोग हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? कमी से रोग। ठीक है, ये सब चीज़ अगर था तो इस सब का फायदा हो रहा था, और नहीं है तो इस सब में नुकसान हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा ना। क्या दिक्कत होगा? आँखों से संबंधित रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? आँखों से संबंधित रोग। क्या क्या रोग होगा? आँखों से संबंधित कौन कौन सा रोग होता है? बारी बारी से इसका व्याख्या करते चलेंगे। और हाँ, एक और चीज़, ये चौथा नंबर, प्रतिऑक्सीकारक का निर्माण। प्रतिऑक्सीकारक का निर्माण। ठीक है, यानी क्या हुआ? एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण। एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण करना। ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक। अब यह प्रतिऑक्सीकारक क्या है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, अगर यदि विटामिन ए भरपूर मात्रा में है बॉडी में तो ये सब चीज़ से हमको कोई समस्या नहीं होगी। अगर यदि कम है तो यही सब चीज़ से हमको समस्या होगी। क्या पहला क्या था? आंखों संबंधित रोग से सुरक्षा कर रहा था, अब घट गया है तो आंखों से संबंधित रोग होना शुरू होगा। अब देखिए कौन कौन सा रोग होगा आंखों से संबंधित। पहला क्या चीज़ है? पहला है रतौंधी। क्या है? रतौंधी, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। इसका मतलब क्या होता है? रतौंधी मतलब कि रात में दिखने में, तो समझिएगा आराम से। रतौंधी मतलब रात में अंधापन, नॉर्मल समझिएगा, याद करने का ट्रिक। रतौंधी मतलब कि रात में अंधापन, मतलब कि रात में नहीं दिखना या कम दिखना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? रतौंधी। दिन में वो आराम से देख लेता है, रात में नहीं देख पाता है। कारण क्या चीज़ होता है समझिएगा ध्यान से इसका। चलिए इसको समझने के लिए यहाँ समझते हैं। पहले देखिए हम देख पाते हैं किसी चीज़ को कैसे, समझिएगा। एक तरह से जो सूर्य का जो प्रकाश है, कोई भी प्रकाश जो आता है, यह क्या आता है? यह कॉर्निया। यह क्या चीज़ है? यह कॉर्निया है। यह कॉर्निया पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब देखते हैं आँख में हमको क्या दिख रहा होगा आपको? ये काला वाला दिख रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर उभरा हुआ एक लेयर होता है, वह क्या होता है? कॉर्निया होता है। वो आपको नहीं दिख रहा है। नॉर्मली तो समझिएगा मॉल सब में जाइएगा, ठीक है, ऐसे तो वैसे शीशे का इस्तेमाल लोग घर में बहुत कम करते हैं, तो वहाँ देखिएगा क्या आपको लगेगा कि ये रास्ता ही है सीधा, लेकिन वहाँ क्या रहता है? वह कांच पड़ा हुआ आता है। वह कांच कैसा होता है? फुल्ली पारदर्शी होता है। थोड़ा भी एकदम ना के बराबर परावर्तन करेगा। कोई वस्तु को हम कब देख पाते हैं? परावर्तन वह करेगा तब, जब कोई वस्तु परावर्तित करेगा प्रकाश को, तभी हम उसको देख पाते हैं। अगर यदि वह परावर्तित कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो वह वस्तु रहते हुए भी हमको नहीं दिखेगा। अगर वही कांच क्या होता है? अगर कांच के पीछे अगर होता है जो आईना होता है, समतल दर्पण जो हम लोग बाजार में खरीदते हैं, उसके पीछे अगर कलईकरण नहीं किया हुआ रहे, ठीक है, ऐसे ट्रांसपेरेंट पूरा एकदम पारदर्शी रहे, तो वह क्या होगा? शीशा आपको नहीं दिखेगा। उसी तरह से होता है यह कॉर्निया होता है। यह कॉर्निया आपको दिखता नहीं है, उसके अंदर जो लेंस जो है यह दिख रहा है आपको काला वाला, ठीक है। यह क्या होता है? यह कॉर्निया से होकर गुजरता है, और यह देखिए लेंस है ना इसके अंदर में, देखिए यही हम लोग को दिखता है, काला वाला दिखता है, किसी का भूरा दिखता है, सबका अलग अलग दिखता है। नागिन सब सिनेमा में देखते हो, नागिन का दूसरे कलर का दिखता है सबका एकदम, और उसका लगेगा आसमानी कलर का दिखता है, ठीक है। तो यही लेंस है, ठीक है। यहाँ से कोई प्रकाश आता है, आकर के क्या आता है? यह अपवर्तित होता है, यहाँ चलाता है। कौन सा लेंस होता है? यह उत्तल लेंस होता है। ये अपवर्तित होकर यहाँ करके मिलता है। यहाँ जो फोकस बना रहा है यह क्या चीज़ है? यही है आपका रेटिना। यही क्या आपका
रेटिना, यहीं पे फोकस बनाना पड़ता है। अगर फोकस नहीं बन पा रहा है तो वह वस्तु हमको सही रूप से नहीं दिखेगा। अगर यदि यह फोकस वहाँ नहीं बन करके यह फोकस जो आया हुआ है, यह फोकस है यहाँ बन जा रहा है, तो वह वस्तु हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। क्या पहले बन गया, उस पर बनेगा तभी होगा, बाद में ठीक है यहाँ नहीं बन करके यह इसका फोकस यहाँ बनेगा, बाद में बन रहा है, यहाँ नहीं बन पा रहा है, तो उसमें भी हमको वस्तु नहीं दिखेगा। हमको फोकस कहाँ बनना चाहिए, हमको फोकस बनना चाहिए रेटिना पे बनना चाहिए। कौन सा, ये जो पीला लेयर ये है, ये क्या है, रेटिना है, यहाँ बनना चाहिए। देखिए ठीक है, यहाँ पे बनना चाहिए। अगर यहाँ बन पा रहा है तो क्या होता है, हमको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है। देखिए ये जो आंखों में जो होता है, दो प्रकार की कोशिका होता है। कौन कौन कोशिका होता है, ठीक है, एक होता है क्षण कोशिका, जिसे रोड सेल्स कहते हैं, ठीक है, क्षण कोशिका होता है, ठीक है। और एक क्या होता है यहीं पे, एक होता है शंकु कोशिका। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये दोनों का अलग अलग काम होता है। ये क्षण कोशिका क्या करता है, अगर यदि प्रकाश कम भी हो तब फिर भी यह क्या करता है, वह फोकस क्या करता है, रेटिना तक पहुंचाने का काम करता है। प्रकाश कम अधिक क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम समझेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिएगा यहाँ क्या है, यहाँ प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में पूरा फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ तो आराम से प्रकाश क्या करेगा, रेटिना तक पहुँच जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है, जब शाम हो जाता है, शाम के समय क्या होता है, प्रकाश कम जाता है तो रेटिना तक पहुँचने में दिक्कत होता है। वही दिक्कत को ख़त्म कौन करता है, यहाँ पर हमारा जो यह क्षण कोशिका जो होता है, इसको रोड सेल्स कहते हैं, इसको कौन सेल्स कहते हैं। चलिए, तो यह क्या करता है, यही क्षण कोशिका क्या करता है, उस प्रकाश को जो कि बहुत कम प्रकाश है उस समय भी क्या करता है, रेटिना पर फोकस बनाने का काम करता है। कौन, यह क्षण, ठीक है। यही अगर क्षण कोशिका कमज़ोर हो जाए या इसकी संख्या कम होने लगे तब क्या हो जाता है, हम किसी, जब कम प्रकाश रहेगा तो उस समय हम क्या करते हैं, रेटिना तक किसी वस्तु के फोकस को हम बना नहीं पाते हैं, वह हमको कम दिखने लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। अब ये अच्छा शंकु कोशिका क्या करता है, शंकु कोशिका कलर को पहचानता है। जैसे कि आप हमको देख रहे हैं, यह किसका काम है, क्षण कोशिका का। हम ये जो लाल कलर का पहने हुए हैं, ठीक है, कलर का कोई ये शर्ट पहने हुए हैं, तो ये किसके कारण आप देख रहे हैं, यह शंकु कोशिका के कारण। हमारा हेयर काला है, ठीक है, बाल काले हैं, तो ये किसके कारण आप देख पा रहे हैं, या शंकु कोशिका के कारण देख पा रहे हैं। हाँ, हमारे बॉडी को देख पा रहे हैं, हम क्या है नहीं, हमारे बॉडी को देख पा रहे हैं, तो ये किसके कारण देख पा रहे हैं, या क्षण कोशिका के कारण, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से क्या होता है, अगर यदि आपके वहीं आपके शरीर में, आपके आंखों में यदि क्षण कोशिकाओं की संख्या कम हो जाए या क्षण कोशिका डैमेज हो जाए या क्षण कोशिका सही से काम नहीं करने लगेगा, तब क्या हो जाएगा, आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो जाता है। रतौंधी मतलब क्या होता है, शाम के समय या कम प्रकाश कर सकते हैं, शाम या रात में कम दिखाई पड़ना, यह हो गया। चलिए, दूसरा क्या चीज़ होता है बीमारी, त्वचा से संबंधित बीमारी। क्या था, त्वचा से संबंधित बीमारी। त्वचा से संबंधित बीमारी क्या होता है, अगर यदि आपके शरीर में विटामिन ए का कमी होगा, क्या होगा, त्वचा जो है ना रूखी सूखी हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, एक तरह से खुजली जो होता है, बीमारी जो होता है, वो सब होने का चांस होगा। त्वचा उखड़ने लगेगा एक तरह से, ठीक है, ड्राइनेस, पूरा सूखा लगेगा एकदम त्वचा, और त्वचा में संक्रमण का चांस ज़्यादा बढ़ते जाएगा, ठीक है। या बाहर भी, या तो जख्म हो जाएगा या घाव हो जाएगा, इस तरह का समस्या त्वचा में आएगा। ऐसा नहीं कि यह बाह्य त्वचा में भी, अंदर में भी होता है। अंदर का जो लेयर होता है, हर नाल का लेयर होता है, चाहे कोई भी चीज़ का अंदर का जो लेयर है, चाहे आमाशय का लेयर हो, हर जगह क्या होता है, एक तरह से यह कठिनाई प्रदान करेगा, वह जख्म पैदा कर देगा, थोड़े से छोटे से चोट पे वह क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, इस तरह का समस्या लाता है, ठीक है, त्वचा संबंधित। और तीसरा हम क्या बताए थे कि यह संक्रमण से, जैसे कि विटामिन ए आप खा रहे थे सही रूप से, तो संक्रमण से बचा रहा था, अब कमी हो गया है तो क्या हो जाएगा, वह संक्रमण से बचा नहीं पाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रमण से नहीं बचा पाता है। यह संक्रमण क्या चीज़ है, संक्रमित हम कैसे होते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे, समझिएगा ध्यान से इस चीज़ का। देखिए, इसमें होता है क्या चीज़, जैसे कि
ये हमारा बॉडी है। कुछ एक एंटीजन होता है जो, समझिए ध्यान से, एंटीजन क्या चीज़ है? एंटीजन वह चीज़ है जो कि बाहर से हमारे शरीर पे हमला करता है, हमारे शरीर को नुकसान प्रदान करने के लिए। उसको क्या कहते हैं हम? एंटीजन। एंटी मतलब क्या होता है? विरोधी। जन मतलब क्या हो गया? व्यक्ति। कोई विरोधी व्यक्ति है वह क्या करेगा? हमारे बॉडी पे हमला करेगा और हमारे बॉडी को क्षतिग्रस्त करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एंटीजन कहते हैं। वही अगर यदि उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर भी सुरक्षा होना चाहिए ना। आप अपने घर की सुरक्षा के लिए आप भी जिम्मेदार है ना, क्योंकि हाँ अपने घर में कोई बाहरी आदमी आता है तो हम उसको मारेंगे, तब ना हमारा घर सुरक्षित होगा। तो इसी तरह से हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या आता है? एंटीबॉडी होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। यह एंटीबॉडी क्या करता है कि बाह्य कोई भी हमला होता है उससे शरीर को क्या करता है? बचाता है। ठीक है, तो कैसे बचाता है समझिएगा ध्यान से। यह एंटीजन क्या चीज़ है? एंटीजन देखिए समझिएगा, ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो हुआ, ठीक है, या वायरस, क्या हो गया? विषाणु हो गया। ये सब क्या है? एंटीजन है। यह क्या करता है? हमारी बॉडी पे हमला करता है। समझिएगा ध्यान से। कोरोना भी क्या था? बाहर से आ रहा था, हमारे कोशिकाओं की ऊर्जा को खपत कर दे रहा था, ले रहा था, उससे प्रोटीन ले रहा था, हमारे कोशिका को मार दे रहा था। कौन? वायरस जो था। कौन सा? कोरोना वायरस जो था वह एंटीजन था जो हमारी बॉडी पे आकर के हमला करता था। एक और बात समझिएगा, हमारे जो ऑल इंडिया पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे लोग कोरोना से एक तरह से संक्रमित भी हुए, लेकिन बहुत सारे लोग बच गए। जैसे बाद में हम बच गए, आप बच गए, बहुत जो भी हैं सब तो बचे हुए हैं। आखिर क्यों नहीं कोरोना हम लोग को हुआ? कारण यह था कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बहुत अधिक मात्रा में था। ऐसा बात नहीं कि कोरोना हमारे में टच नहीं हुआ होगा। जब इतना दुनिया में उतना हर जगह फैल चुका था कि हाँ हमसे वो टकराया नहीं होगा, टकराया होगा, वह हमसे टकराया होगा, लेकिन हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जो है उससे ज़्यादा पावरफुल था, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश हुआ नहीं कर पाया। ठीक है, वही ना बोले, या जो एंटीबॉडी ही कम गया था, जो शराब पी रहा था पहले से, जो या वो गांजा सिगरेट जो भी सबका इस्तेमाल कर धूमपान कर रहा था, उसमें क्या होता है? एंटीबॉडी उसका क्या होता है? पावर इसका घट जाता है। इसका जैसे पावर आपका कमेगा, इसका पावर जैसे कमेगा या तैसे हमला कर देगा, या जितना पावरफुल रहेगा उतना एक तरह से आप हमला से बचिएगा। इस हमले से बचने के लिए, इसको पावरफुल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? विटामिन ए भरपूर मात्रा में खाना होगा। ठीक है, एक और चीज़ समझिएगा ध्यान से कि ये क्या चीज़ होता है। एक तरह से वायरस तो समझ में आ गया, अब बैक्टीरिया क्या चीज़ है। ठीक है, आपको टीबी जो होता है, सुने होंगे, टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, वह क्या करता है कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है यह, चलिए, यह जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया वह क्या करेगा? आपके बॉडी पे हमला करता है। किस प्रकार से हमला करता है समझिएगा ध्यान से। यह क्या करता है? कोशिश करता है हमारे शरीर की कोशिकाओं से किसी तरह टच हो। किस तरह से होगा? जैसे किसी को टीबी है, ठीक है, जैसे किसी के घर में एक व्यक्ति को टीबी होता है, ठीक है, तो क्या सभी को हो जाएगा? नहीं, उसी को और दूसरे को होगा, संक्रमण उसी को होगा जिसमें क्या होगा? जिसके शरीर में एंटीबॉडी कम होता है। ठीक है, जिसके किसी भी घर में एक कोई टीबी का पेशेंट मिल जाता है तो अस्पताल के द्वारा उसके घर के सभी सदस्यों का टीबी का जांच होता है, ये चेक किया जाता है, और किसी को तो नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं, किसी को नहीं यदि हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी कम था जिसके कारण इसको हो गया है, दूसरे के पास एंटीबॉडी अधिक था उसको नहीं हुआ है। एंटीबॉडी बॉडी में पाया कहाँ जाता है? बॉडी में हर जगह एंटीबॉडी पाया जाता है। जैसे देखिए कि कोई बात भी ठीक है थी से, जो किसी को टीबी पेशेंट है, ठीक है, क्या बोलता है? उसका जूठा नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, अब उसके जूठे को हम जिससे ग्रहण किए, मुंह के पास ग्रहण किए, तो हमारे मुंह के पास का जो एंटीबॉडी होगा वो उसको उसी में उस बैक्टीरिया को मार देगा। हमको टीबी नहीं हुआ, फर्स्ट स्टेप। दूसरा क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि वो जो बोलता है, ठीक है, या खांसता है, उसमें क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया बाहर निकलता है। ठीक है, वह सांस लेंगे हम, सांस लेने के बाद क्या होगा? हमारे नाक के पास को जब हमारे जो फेफड़ा में उपस्थित जो एंटीबॉडी होता है वो उसको जो उसके माध्यम से, सांस के माध्यम से जो उसका ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया अंदर घुसा था, फेफड़ा के पास जाएगा, फेफड़ा के पास जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में है वो उसको मार देगा, वहाँ पे मार देगा। अब किस माध्यम से जा सकता है? बोला जाता है कि जो टीबी से पेशेंट है उसको यदि थूकता है तो थूकने के बाद यदि उसको आप छू लेते हैं, उसके जो थूक को एक तरह से आप छूइएगा तो क्या होगा? आपके हाथ के द्वारा क्या करेगा? वो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएगा। लेकिन तब न करेगा जब यहाँ भी लड़ाई होगा उसका। हमारे एक तरह से यहाँ त्वचा में भी एंटीबॉडी पाया जाता है, अगर यदि त्वचा का एंटीबॉडी कमज़ोर होगा तो वह घुस जाएगा, हमको टीबी का पेशेंट हमको भी बना देगा। लेकिन अगर एंटीबॉडी अधिक है तो यहीं उसको मार गिराएगा।
ठीक है। एंटीजन क्या चीज़ है, एंटीबॉडी क्या चीज़ है, आप संक्रमण क्या चीज़ है आप समझ गए होंगे। यदि कोई भी व्यक्ति से हम संक्रमित तभी होंगे जब हमारे बॉडी में एंटीबॉडी कम होगा। यही एंटीबॉडी को बढ़ाने का काम कौन करता है, आपको करता है विटामिन ए करता है। यह एंटीबॉडी के बारे में इतना व्याख्या हम इसलिए किए ताकि पूरा बायोलॉजी में भरा पड़ा इस चीज़ को। हम नहीं चाहते हैं कि थोड़ा सा बताए फिर आगे भी एक चीज़ को बताना पड़े। अभी ही पूरा व्याख्या कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ हम बताएंगे कि हम बताए थे एक समय एंटीबॉडी क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए और संक्रमण क्या चीज़ है। चलिए दूसरा क्या था, क्या था, संक्रमण से नहीं बचा पाता, वही विटामिन ए कमी होगा, संक्रमण से आपको नहीं बचा पाएगा। चौथा क्या चीज़ था, प्रतिऑक्सीकारक का निर्माण कर रहा था। ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक क्या चीज़ था समझिएगा ध्यान से। देखिए हमारे बॉडी में तो जो रिएक्शन होता है ना, जो पाचन होता है, रिएक्शन क्या पाचन जो होता है, पाचन के दौरान क्या होता है, कुछ मुक्त कण निकलता है। मुक्त कण क्या करता है, मुक्त होता है क्या चीज़, ठीक ना, वह क्या करेगा, जिस कोशिका के पास जाएगा उस कोशिका को क्षतिग्रस्त पहुँचा देगा। ठीक है, और वह तब तक बॉडी में घूमते रहेगा हर जगह जब तक उसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। चलिए वही यदि एक तरह से वह अत्यधिक मात्रा में मुक्त कण हो जाएगा तो वह मुक्त कण क्या करता है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जा करके अलग अलग कोशिका को वह क्षतिग्रस्त करना शुरू करता है। यदि आँख के पास जाएगा तो आँख के कोशिका क्षतिग्रस्त कर देगा, वो हमको दिखना बंद कर देगा, मोतियाबिंद हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हमारा एक तरह से प्रजनन कोशिका जो होता है, शुक्राणु अंडाणु उसके पास जाएगा, उसको नष्ट कर देगा, तो क्या होगा, प्रजनन सिस्टम क्या हो जाएगा, वह खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि जहाँ भी वह जाएगा, मस्तिष्क के पास चला जाएगा वह मुक्त कण, तो क्या करेगा, वह न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब कर देगा, एक तरह से दिमागी हालत कमज़ोर हो जाएगा। उससे क्या हुआ, तब तक शांत नहीं होता जब तक उसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता है। बस जैसे देखते हैं ना, जैसे गांव में भी, गांव या समाज में देखते होंगे, जो लड़का बहुत ज़्यादा इधर उधर करने लगता है, ठीक है, उसका माँ बाप क्या करता है, इसका शादी विवाह करवा दो, इसको एक इलेक्ट्रॉन लगवा दो, इस तरह से वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वैसे सब बच्चे को क्या करवा देता है, शादी करवा दिया जाता है। उसी तरह से इसको भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। या इलेक्ट्रॉन कौन देता है, प्रतिऑक्सीकारक पोषक तत्व देता है। वह किस में पाया जाता है, एक तरह से विटामिन ए जो है, विटामिन ए में क्या पाया जाता है, प्रतिऑक्सीकारक गुण पाया जाता है। वह क्या करता है, उसको एक तरह से उसे एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और वह क्या करता है, वह जो मुक्त कण था वह क्या होता है, शांत हो जाता है, जिससे हमारा बॉडी एक तरह से क्या होता है, किसी भी अलग तरह से रोगों से बच जाता है। चलिए, मोबाइल बार बार मेरा जो कैमरा है हिट हो जा रहा है, जिसके कारण बीच में रोकना भी पड़ा था। चलिए ठीक है, जय हिंद, आज के लिए इतना ही, फिर कल।